हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 की जीओसी हमारा टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का एक शानदार कंसेप्ट हमने देखा था, कैसे अरेंज करनी है, होपफुली समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन जो डेटा बेस्ड करवाया था उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट है अपने पास हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करूंगा डेल एच सी से, हीट ऑफ कंबशन। देखो, व्हेन हाइड्रोकार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब आप हाइड्रोकार्बन को कार्बन प्लस हाइड्रोजन, जिसको मैंने बोला है हाइड्रोकार्बन, इसको आप बर्न करते हो, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ O2, O2 की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हो तो CO2 प्लस H2O तो बनता ही बनता है, साइड में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम बोलेंगे हीट ऑफ कंबशन। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस some amount of energy released known as heat of combustion, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं, एल्केन है CnH2n+2, इसको मैं एयर की प्रेजेंस में बर्न करता हूं तो पहले CO2 बनेगा और H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो भी सीख लें आप। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें, कार्बन इधर N है, इधर भी कार्बन N कर दे। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करें, इधर हाइड्रोजन है 2n+2, इधर हाइड्रोजन है 2, तो इसको n+1 से कर दें। लास्ट में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन इधर तो हो गई n+1, इधर होगी ऑक्सीजन 2n, तो टोटल ऑक्सीजन 3n+1, 3n, तो n+1 और 2n, 3n+1 और डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि O2 है तो ये वाला इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही आप एल्कीन को करते हो CnH2n और O2 की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो वही CO2 और H2O बनेगा। पहले कार्बन को बैलेंस कर लो, कार्बन इधर भी कितना आ गया, कार्बन क्या आ गया, इधर भी N आ गया और इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन कितना है इसमें 2n है तो यहां N लगा दो, 2n हो गई। तो टोटल ऑक्सीजन 2n इधर है, एक इधर है, मतलब 3n डिवाइडेड बाई 2 ऑक्सीजन हो जाएगी। ऐसे अगर मैं बात करूं एल्काइन की, तो एल्काइन में सम ऐसा ही चेंज होगा, CnH2n-2 और 3n-1 डिवाइडेड बाई 2O2, भाई यहां प्लस है यहां माइनस आ जाएगा और वही NCO2 और इधर जाएगा N-1 H2O। तो ये जब हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, CO2 बनता है, H2O बनता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो वो कैसे चेक करते हैं, मेन काम वो वाला है अपना। तो अगली हेडिंग होगी हाउ टू चेक ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, नोट करें। हाउ टू चेक ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन, कैसे चेक करें। अब इसको बहुत ढंग से देखना, बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, और अगर जल्दबाजी करोगे तो आंसर निकल के नहीं आएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे देखना है, नंबर ऑफ कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन।
जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे हीट ऑफ कंबसन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ कंबसन किसकी होने वाली है? एल्केन की ज्यादा होने वाली है। जैसे लूं CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 HC ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां हीट ऑफ कंबसन इसकी ज्यादा होने वाली है। बट जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन कम पूछा जाता है, या तो एल्केन में कंपैरिजन करवाता है, या एल्कीन में कंपैरिजन करवाता है, या एल्काइन में कंपैरिजन करवाता है। तो मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबसन। सेकंड, इफ नंबर ऑफ कार्बन कम सेम, ठीक है, या फिर इफ आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन या फिर नंबर ऑफ कार्बन आर सेम, यदि नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम है, तो उस कंडीशन में आपको एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। एल्केन में, एल्केन का हीट ऑफ कंबसन कैसे चेक करोगे? एज वेल एज नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होगा, हीट ऑफ कंबसन डिक्रीज हो जाएगा। एल्कीन में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबसन, और यहां भी स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबसन, यहां भी हीट ऑफ कंबसन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक करना बता दी, एल्काइन की स्टेबिलिटी चेक करोगे बाई हाइपर कॉन्जुगेशन। किससे चेक करोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से आप स्टेबिलिटी चेक करोगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर, या फिर बोल दूं, हाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो मोर स्ट्रेन, मोर हीट ऑफ कंबसन, मोर स्ट्रेन होगी तो हीट ऑफ कंबसन भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। इस कंसेप्ट को पकड़ के रखें, ये तीनों चीजें ध्यान रखें, क्वेश्चन अपने आप लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करवाए क्वेश्चन? चलो ठीक है, नोट करो। चल देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबसन। ठीक है, सबसे पहला CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, और यहां लिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन बढ़े तो हीट ऑफ कंबसन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सेकंड, ये वाला कंपाउंड लेता हूं, दूसरा ये वाला लेता हूं, ठीक है, और तीसरा कंपाउंड ये वाला लेते हैं।
इनका हीट ऑफ कंबसन पूछा। तो देखो 1 2 3 4 C4, 1 2 3 4 5 6 C6 और ये 1 2 3 4 5 C5। नंबर ऑफ कार्बन से सॉल्व हो जाएगा। सबसे ज्यादा सेकंड का होगा, उसके बाद थर्ड का होगा, उसके बाद फर्स्ट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इसमें ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? 6। इसमें 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, वो कितने हैं? 9। मैंने बोला 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा एल्केन में तो हीट ऑफ कंबसन कम होता जाएगा। मतलब बात करूं तो इसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा है। ठीक है। फोर्थ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये सिस हो गया और ये ट्रांस हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, सब में नंबर ऑफ कार्बन 4 है। तो एल्कीन है तो एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करेंगे, मोस्ट स्टेबल 2 नंबर हो जाएगी क्या? एसिमेट्रिक, उसके बाद सिमेट्रिक वाली अल्फा हाइड्रोजन यहां पे 6 है, 6 HCS, यहां भी 6 HCS, यहां भी 6 HCS। उसके बाद 4 नंबर ट्रांस हो जाएगी, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। तो हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर 1 3 4 2 हो जाएगा। ऐसी अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की और आगे वाला कंपाउंड लेता हूं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C CH3। अब इसके पास 2 HCS है, इसके पास 6 HCS है। ठीक है। फर्स्ट सेकंड स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ कार्बन सेम है। स्टेबिलिटी की बात करें तो सेकंड मोर स्टेबल है फर्स्ट से, तो हीट ऑफ कंबसन फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी सेकंड से। ये फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन हो गए, नोट करें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पे 3 कार्बन, यहां पे 4 कार्बन, यहां पे 5 कार्बन, यहां 6 कार्बन। इधर से इधर जाऊंगा तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हीट ऑफ कंबसन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बट नोट लगा के एक चीज ध्यान रखना, पर CH2 पर CH2 मोल हीट ऑफ कंबसन ऑर्डर। एक ये भी पूछता है इसे कि पर CH2, यहां तो मैंने कंप्लीट कंपाउंड का हीट ऑफ कंबसन देखा, तो यहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा थे तो इसका हीट ऑफ कंबसन ज्यादा आ गया। बट अब मैंने कार्बन के कंसेप्ट को खत्म किया। मैंने बोला कि एक CH2 इसका ले लो, 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 एक CH2 इसका ले लो। मतलब इसकी टोटल हीट ऑफ कंबसन है ना, उसको 6 से डिवाइडेड करो क्योंकि इसमें 6 CH2 है। इसमें टोटल हीट ऑफ कंबसन को 5 से डिवाइडेड करो क्योंकि इसमें 5 CH2 है। इसमें टोटल हीट ऑफ कंबसन को 4 से डिवाइड करो, इसमें टोटल हीट ऑफ कंबसन को 3 से डिवाइडेड करो। तो अगर मैं पर CH2 मोल हीट ऑफ कंबसन ऑर्डर की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा इसका आता है, क्योंकि ये क्या है? लीस्ट स्टेबल ड्यू टू मोर स्ट्रेन, इसलिए हीट ऑफ कंबसन का ऑर्डर ये वाला आएगा।
तो इसको बर्न करोगे तो एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। मान लो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। इनको आपको टोटल हीट ऑफ कंबशन में, इसकी टोटल ऑफ हीट ऑफ कंबशन को अक्स को 3 से डिवाइडेड कर दो, इसकी टोटल हीट ऑफ कंबशन को 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से, तब फर्स्ट का सबसे ज्यादा आता है। सेकंड क्वेश्चन, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, तो इसमें भी 6 कार्बन है, 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 नंबर ऑफ कार्बन सेम है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाऊंगा, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किस, फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का होगा। 4 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग में ट्रांस ज्यादा स्टेबल है 4, फिर थर्ड सबसे ज्यादा 6 लेस स्टेबल होगी, 5 लेस स्टेबल होगी। तो हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर जो यहां आएगा 5 3 4 2 1 आ जाएगा। क्लियर? ये था हीट ऑफ कंबशन का कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक करने हैं, उसके बाद आपको बात करनी है। ठीक है, ऐसे अगर मैं लू ये वाला, ये कॉन्जुगेटेड है, ये अनकॉन्जुगेटेड है, तो इसका हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये लो हीट ऑफ कंबशन क्लियर। नाउ हम बात करते हैं रेजोनेंस की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होपफुली सभी को रेजोनेंस देखना आता होगा, नहीं भी आता तो मैं यहां सिखा दूंगा कि रेजोनेंस के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। मिटाऊं? ठीक है, चलो। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रेजोनेंस। या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है रेजोनेंस? सबसे पहले इट इज परमानेंट इफेक्ट। पहला पॉइंट, इसके पॉइंट आप ध्यान से देखें क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, हर एक चीज को ध्यान रखें। इट इज परमानेंट इफेक्ट। दूसरा, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर delocalized with pi electron और vacant p और d orbital. It is property of pi electron. Second, it is property of पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है। फोर्थ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डू नॉट इन्वॉल्व, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। 5, बताएंगे कंडीशन कितनी है ड्यूरिंग रेजोनेंस। पोजिशन ऑफ एटम नॉट चेंज, पोजिशन ऑफ एटम नॉट चेंज। जैसे मैं लू CH2 माइनस COH, ये नेगेटिव, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, तो नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसमें बन गया CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और ये H। ये है रेजोनेंस। रेजो, किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई है। दूसरा,
अगर मैं ले लू ये CH2COH और ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड COH। यहां H यहां था, इसमें H यहां गया, ये क्या है? ये है टोटोमेरिज्म, नॉट ए रेजोनेंस। ये रेजो नहीं है, ये टोटोमेरिज्म है। 6 पॉइंट। ड्यूरिंग रेजोनेंस पोर्शन ऑफ एटम नॉट चेंज, ठीक है। ड्यूरिंग रेजोनेंस all property of compound explained by resonating structure जितनी भी प्रॉपर्टी है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन होती है। जैसे मैं ये लूं CH3CO और ये नेगेटिव, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये बना दिया CH3CO नेगेटिव और ये O, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बन गया वो ये बन गया। मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस पे भी -1 चार्ज है, इस पे भी, मतलब चार्ज डिस्प्लेस्ड हो रहा है। 6 पॉइंट में लिखा चुका हूं। पॉइंट आप मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, वहां भी पॉइंट दिए हुए हैं, मैं भी बता रहा हूं। एक बार मॉड्यूल भी आप इसका पढ़ ले कि वहां क्या पॉइंट दिए हुए हैं। एनसीईआरटी 100% पढ़नी है। मिटाऊं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सेवन नंबर पॉइंट। फॉर रेजोनेंस सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम क्या होना चाहिए? मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। 8 नंबर पॉइंट। When compound have resonance, when compound have resonance, different type structure are formed. These structure known as resonating स्ट्रक्चर, मतलब RS या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जब कंपाउंड रेजोनेंस शो करता है तो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स बनती है। उन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। These resonating structure are imaginary। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? इमेजिनरी हम इनको मानते हैं। और हैव डिफरेंट एनर्जी, और इनकी क्या होती है? डिफरेंट एनर्जी होती है। ऑलमोस्ट सेम मान लो, ऑलमोस्ट सेम, बट एक्चुअली में होती डिफरेंट है। इनकी डिफरेंट होती है, एनर्जी डिफरेंट होती है। ऑलमोस्ट सेम होती है पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए ऑलमोस्ट सेम, हैव डिफरेंट एनर्जी। व्हेन कंपाउंड हैव रेजोनेंस डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। दीज स्ट्रक्चर known as resonating structure या canonical structure। These resonating structures are imaginary, have different energy, और इनकी एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये 8 नंबर स्टेटमेंट। उसके बाद है 9 नंबर स्टेटमेंट, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड is most stable and real structure। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है और रियल स्ट्रक्चर कंसिडर होता है। दूसरा 10 नंबर स्टेटमेंट, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर contribute
more in resonance hybrid RH in resonance hybrid and less stable resonating structure contribute less in resonance hybrid. मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है रेजोनेंस हाइब्रिड में, और लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस कंट्रीब्यूट करती है इन रेजोनेंस हाइब्रिड में. 10 स्टेटमेंट. 11 स्टेटमेंट. ड्यूरिंग रेजोनेंस number of paired and unpaired electron must be same. जब रेजोनेंस होता है तो पेड और अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. जैसे मैं ये लूं, ये CH2 और ये रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन को मैं N से रिप्रेजेंट कर देता हूं. अब ये रेजोनेंस दिखाई, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये इधर से इधर जाए, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये रेडिकल इसके पास भी N की वैल्यू क्या है? एक ही है, तो ये रेजोनेंस है. ये रेजोनेंस है क्योंकि नंबर ऑफ पेड, बाकी तो सब पेड ही हैं, नंबर ऑफ पेड एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, तो वो सेम है. बट अगर मैं ये लूं CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दे, तो इसका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा. इसके पास N की वैल्यू 0, एक भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, तो ये दिस इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है भैया, नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग रेजोनेंस नंबर ऑफ पेड एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, सेम होने चाहिए, जो कि यहां सेम नहीं है. यहां नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 थे, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने अनपेड 2 निकाल दिए, तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. दिस इज नॉट ए रेजोनेंस. ठीक है, 11 स्टेटमेंट हो गए. इसके बाद 12 स्टेटमेंट. सब सारे फैक्टर एक्सप्लेन करूंगा मैं, ये सारे फैक्टर एक्सप्लेन करूंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे. एक बार इसको उतार लें, फिर 12 नंबर फैक्टर लिखाता हूं, मिटाऊं, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए. चलो देखें 12 नंबर स्ट्रक्चर. 12 नंबर, जनरली बात करें, सामान्यतः हम बात करें, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम ड्यूरिंग रेजोनेंस. तो यहां पे बात करें तो ये जनरली क्या रहते हैं? सेम. तो बात ये हो रही है कि जनरली नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम ड्यूरिंग रेजोनेंस, ये सेम ही रहते हैं. कई बार चेंज भी हो जाते हैं, तो इसलिए जनरली स्टेटमेंट बोला है. जैसे मैं ये लूं CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये यहां से यहां गया, तो सेम ही है. ऐसे अगर मैं बात करूं CH2 माइनस COH, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, यहां भी सेम ही है. बट अगर मैं बात करूं इसकी CH3O CH2 पॉजिटिव, और ये यहां से यहां गया, तो ये CH3O डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, तो इसमें पाई बॉन्ड बढ़ा है, इसलिए हम जनरली इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं. हमेशा यूनिवर्सल ट्रू रहे ऐसा कोई गारंटी नहीं है.
ठीक है, ये सब रेजोनेंसी ही है। 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, ड्यूरिंग रेजोनेंस some amount of energy released, amount of energy released known as resonance energy। इसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। जब रेजोनेंस होता है कंपाउंड में तो कुछ रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। मोर नेगेटिव रेजोनेंस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, लेस पोटेंशियल एनर्जी। या फिर मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे ही बोल सकता हूं मोर रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि हमेशा ऑलवेज इन नेगेटिव, हमेशा किस में होती है? नेगेटिव में होता है। रिलीज एनर्जी को हमने बोला है। और मोर स्टेबिलिटी और लेस पोटेंशियल एनर्जी ऐसे भी बोल सकता हूं। और थर्मोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व बॉन्ड एंथैल्पी, ऑब्जर्वर्ड एंथैल्पी बोल दो। अब ये जो एंथैल्पी है ना, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो सकता है, जैसे हमने एक पीछे क्वेश्चन में किया है, या ये हीट ऑफ कंबशन हो सकता है। डिफरेंट आ रहा है तो वो रेजोनेंस एनर्जी के कारण आ रहा है। जैसे बेंजीन का हमने पीछे एग्जांपल लिया, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आना चाहिए था 87, बट आया कितना? केवल और केवल उसका 51 आया। तो बाकी जो पार्ट जो गायब हुआ वो क्या था? वो रेजोनेंस एनर्जी था। कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व में डिफरेंस है, वो रेजोनेंस एनर्जी है। तो मैंने बोला ड्यूरिंग रेजोनेंस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी, मोर नेगेटिव रेजोनेंस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, लेस पोटेंशियल एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी वैसे नेगेटिव में होती है, इसलिए बोला मोर रेजोनेंस एनर्जी, मोर स्टेबिलिटी, लेस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अराउंड रिगार्डिंग। सारे स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती। अब बात आती है पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी कहां होती है? देखो, एक तो मैं सीधा ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद बात करेंगे अपन, डायरेक्ट भी बात कर लेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉन विथ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड के साथ, तो पहली कंडीशन मैंने बोली पाई बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखाए। तो जैसे अल्टरनेट ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये रेजोनेंस दिखाएगा ऐसे। तो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखा सकता है, ठीक है, पाई बॉन्ड विथ पाई बॉन्ड। अभी मैं बात करूंगा, आप देखते जाएं, कि एक पॉइंट की बात करूंगा। तो पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस दिखाए, ठीक है। अल्टरनेट ऑर्डर में मल्टीपल बॉन्ड हो, अल्टरनेट ऑर्डर में मल्टीपल बॉन्ड हो, तो यहां रेजोनेंस होगा, इस कंडीशन में रेजोनेंस होगा, सिस्टम पूरा प्लेनर होगा। और देखो sp3 नहीं है, जैसे मैं ये लू ना, सी कार्बन कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड, अब ये रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? sp3 आ गया, ये रेजोनेंस नहीं है। इसमें सभी sp2 हैं, ऑल आर sp2, इसमें sp एंड sp2, इसमें sp2 एंड sp2, इसमें sp2 एंड sp।
sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन। उसके बाद नेगेटिव चार्ज विथ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज हो। जैसे ये लिया मैंने, कोई जेड पे नेगेटिव चार्ज है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये इधर से इधर आ जाएगा ऐसा। तो नेगेटिव चार्ज ये ऐसा नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, गलत, ये इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट है। ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज विथ पाई बॉन्ड, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये इधर से इधर जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज विथ पाई बॉन्ड, क्योंकि इसके पास क्या है, वेकेंट P है, तो उधर से उधर जाएगा। फोर्थ, लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड। जैसे जेड को स्पीसीज है, इसके पास लोन पेयर है CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां जाएगा, लोन पेयर है। 5, लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो जेड और ये लोन पेयर और ये CH2 पॉजिटिव है, तो ये इधर से इधर आ सकता है क्योंकि ये क्या है, sp2 है। यहां भी ये क्या है, sp2 है, sp3 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ये लू जेड और ये NH और ये पॉजिटिव, तो ये लोन पेयर इधर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, sp3 है। लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर विथ पाई बॉन्ड, 5 कंडीशन। कई टाइप का होता है, सारी कंडीशंस में लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है पाई इलेक्ट्रॉन विथ वेकेंट P और D ऑर्बिटल। पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये CH और ये H और ये पॉजिटिव, तो इसके sp2 है, इसके पास क्या है, वेकेंट P है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सकता है, वेकेंट P में आएगा। तो आगे जब इलेक्ट्रॉन आप रोटेट करो ना, तो देख लेना आगे कुछ खाली है या नहीं है। ठीक है, या फिर मैं बोलूं C डबल बॉन्ड C और ये BH2, तो ये भी कौन सा है, sp2 है, तो ये भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, sp2 के पास वेकेंट P होता है। पाई इलेक्ट्रॉन विथ वेकेंट P और D। अब जैसे मैं लू ये वाला, ये C और ये P M E M E M E, ये पॉजिटिव, तो इसके पास ये sp3 है, इसके पास क्या है, वेकेंट D है, तो ये भी इधर से इधर आ सकता है। ठीक है, तो यहां से इधर आ जाएगा। ये अब सेम पाई इलेक्ट्रॉन ले लो, या फिर मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज विथ वेकेंट P और D, ये अगली कंडीशन हो जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज ले लो, जैसे Z माइनस लिया मैंने, ये CH और ये पॉजिटिव लिया, तो ये इधर से इधर आ सकता है। Z माइनस मैंने लिया, Cl लिया, तो इसके पास क्या है, वेकेंट D है, तो ये इधर से इधर आ सकता है। Z माइनस मैंने लिया और यहां मैंने ले लिया SH, तो इसके पास भी क्या है, वेकेंट D है, तो ये भी इधर से इधर आ सकता है। Z माइनस और ये BH2, तो इसके पास क्या है, वेकेंट P है, तो ये भी इधर से इधर आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को, अब पाई इलेक्ट्रॉन ले लो या लोन पेयर ले लो। ठीक है, मैंने बोला लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज बी पाई बॉन्ड के साथ, तो बेसिकली इतने टाइप का रेजोनेंस है। अब बेसिकली डायरेक्ट हम ध्यान क्या रखें, ठीक है, डायरेक्ट हम क्या ध्यान रखें वो आप देखिए कि रेजोनेंस कहां कहां होगा। ये
ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। नेगेटिव चार्ज Cl के साथ वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, SH के पास वेकेंट डी होता है, फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी होता है। इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी भी जनरेट हो जाएगी, Z माइनस और ये P H H H और ये पॉजिटिव, तो ये वाला क्योंकि इसके पास क्या है, वेकेंट डी है, तो सब में सेम ही पॉसिबिलिटी आ रही है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। उसके बाद है ओड इलेक्ट्रॉन विथ पाई बॉन्ड। जैसे मैंने लिया ये रेडिकल, तो इसमें रेजोनेंस आप देखो ऐसे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उधर ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड बना देंगे और इस पे क्या आ जाएगा, ये रेडिकल आ जाएगा, ये ओड इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये CH2 रेडिकल है, तो ये इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करना है। फिर तो एक इसके दो इलेक्ट्रॉन हुए, एक यहां पे एक यहां पे, ये वाला बॉन्ड बना रहा है, यहां रेडिकल बच गया और ये CH2, फिर ये इधर से इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, यहां रेडिकल आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा CH2। फिर उसके बाद ये यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH2। उसके बाद ये यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा CH2 रेडिकल। ये इस प्रकार से पाई बॉन्ड, ओड इलेक्ट्रॉन विद पाई बॉन्ड रेजोनेंस शो कर सकता है। ये कंडीशन थी रेजोनेंस की कि कहां कहां होगा, कहां कहां नहीं होगा। अब कई बच्चे जानते हैं रेजोनेंस क्या होता है, कई नहीं जानते, तो आपको एक सिंपल सा मैं लाइन भी बोल देता हूं कि आपको कैसे चेक करना है, ठीक है। sp3 बीच में नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं ये बोलूं ना, ये वाला कंपाउंड लिया मैंने O और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये लोन पेयर है ना, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रेजोनेंस रीजन है। इसमें रेजोनेंस रीजन है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन भी कई तरह के बन जाते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं। अब देखो जैसे मैं ये लूं, इन विच molecule inductive, in which molecule resonance present, किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस प्रेजेंट है। जैसे मैंने लिया ये वाला, फिर लिया मैंने 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 ये वाला, उसके बाद लिया मैंने ये वाला, और उसके बाद मैंने लिया ये वाला। और उसके बाद लिया मैंने ये वाला, ठीक है, और एक ले लिया मैंने ये वाला। अब इनमें कहां कहां रेजोनेंस है, देखो इसमें रेजोनेंस है,
ऑल आर sp2, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। इसमें भी इस रीजन में रेजोनेंस है, अल्टरनेट ऑर्डर में यहां से यहां, ये यहां से यहां। इसमें देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये भी sp3 आ गया, ये भी sp3 आ गया, तो इसमें नहीं है। इसमें बात करूं तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये इधर से इधर आ सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है, वेकेंट p होता है। इसके बाद करूं तो ये लोन पे डिलोकलाइज हो सकते हैं इसके साथ, इसमें है। यहां भाई इसमें नहीं आया, यहां नहीं आया, बट इतने में तो है। इसमें क्या ये इधर से इधर जा सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, sp3 है, इसलिए नहीं होगा। इसमें ये इधर से इधर जा सकते हैं ना, बट ये इधर से इधर तो घूम ही सकते हैं, तो इस पार्ट में रेजोनेंस है। इसमें ये बीच में sp3 आ गया, नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो सकता है। इसमें इस डबल बॉन्ड के पास में ये sp3 है, नहीं है। इसके पास नहीं है। इसमें ये डबल बॉन्ड इधर से इधर जा सकता है। ऐसे चेक करते हैं कि रेजोनेंस है या नहीं है। आगे बात समझ में, ऐसे में लू ये CH2 माइनस F, CH2 माइनस Cl, CH2 माइनस NMe3 प्लस CH2 माइनस, और यहां लिया मैंने PMe3 प्लस। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर नहीं जाएगा क्योंकि नो वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये इधर से इधर चला जाएगा क्योंकि इसके पास क्या है, D है। ये इधर से इधर नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये इधर से इधर चल जाएगा, इसके पास भी क्या है, D है। तो ये रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, कहां होगा कहां नहीं होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। ध्यान रखना, एक चीज का और ध्यान रखना, ये वाले जो कंपाउंड है, क्या इसमें रेजोनेंस है, ना जी ना, क्योंकि ये यहां से यहां आएगा और ये यहां से यहां जाएगा, तो ना, ये नहीं है। यहां डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, यहां डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ध्यान रखोगे। बार बार बात, उस कंसेप्ट की बार बार बात कर चुका हूं, तो बार बार बात करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। चीज में बता चुका हूं कि कहां है कहां नहीं है। क्लियर, ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रेजोनेंस हाइब्रिड की, वो उनकी बात करते हैं। देखो इधर तो सीधा सा यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड, एक इसका भी ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये O, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी नहीं बिहेव करेंगे, ये वाला रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन को नहीं दे पाएगा, ऐसा नहीं होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएगा। ठीक है, फॉर रेजोनेंस ठीक है, एटम मस्ट बी sp2 or sp. If sp3 atom, then must have vacant d orbital. इस लाइन का ध्यान रखें, sp2 होना चाहिए, sp होना चाहिए। पूरे कंपाउंड में ना हो, कुछ रीजन में हो सकता है। sp3 एटम है तो वो उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद बात करता हूं कि डबल बॉन्ड के साथ हो सकता है, डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज के साथ, डबल बॉन्ड का लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज के साथ, और डबल बॉन्ड का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इतनी पॉसिबिलिटी है रेजोनेंस होने की। मेन पॉसिबिलिटी ये है, मेन आपके यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो इसमें इस डायरेक्शन में जाएगा, इसमें इस डायरेक्शन में जाएगा, चाहे इधर ले आओ, इसमें इधर आएगा, इसमें ये इधर देगा
और इसमें भी ये इधर देगा। ये डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस, डायरेक्शन ऑफ रेजो, सारी चीज बताई है और समझ में आना भी चाहिए। अब आप 12th पढ़ के आए हो तो रेजोनेंस की कंडीशन समझ में आनी चाहिए, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है, शॉर्टली नहीं पूरा डिटेल से बता दिया है। अब हम बात करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह, उनकी बात क्या होती है, उनके बारे में रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो बात करने वाले हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की। देखो इधर, जैसे ये मैंने बेंजीन रिंग ली, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी ये वाली, दिस, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, वापस ये इधर से इधर जाए, ये इधर से इधर जाए, ये इधर से इधर जाए, वो बन जाएगा। मतलब ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये पाई बॉन्ड कभी टूट रहा है, कभी बन रहा है, और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको आप बेंजीन को ऐसे दिखाते हो। ऐसे अगर मैं बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो रेजोनेंस बनेगा। तो उस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज CH, यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ये वापस चला जाए, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, तो मतलब ये दोनों, इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। एक तरफ पॉजिटिव पोल जनरेट हो रहा है, दूसरी तरफ नेगेटिव पोल जनरेट हो रहा है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अलावा और बात करें, CH3CO, ये नेगेटिव, इसका रेजोनेंस दिखाऊंगा तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो क्या बनेगा, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा ना, वो बनेगा CH3COO, ये बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, और दोनों पे माइनस चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, तो माइनस आप इस पे दिखा दो, माइनस आप इस पे दिखा दो, ये वाली रेजोनेंस हाइब्रिड। If equivalent resonating structure formed, equivalent resonating structure formed and negative charge delocalized more electronegative atom like oxygen, then this type structure highly stable, then this type structure highly stable। तो ये यहां जो बन रही है ना, वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो दोनों सेम है, और नेगेटिव चार्ज मोर नेगेटिव चार्ज भी डिलोकलाइज हो रहा है, तो इसको बोलूंगा मैं ERS, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अलावा और बात करूं, जैसे CO3, तो देखो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, फिर उसके बाद ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो ये कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड O, तो यहां पे आया, यहां पे आ गया, और इधर आ गया डबल बॉन्ड। तो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3 ERS बनी है, हाईली स्टेबल है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो ये वाला बनेगा भाई। ये -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है, टूट रहा है, तो -2/3, -2/3 और -2/3। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वाली इमेजिनरी है, ये वाली रियल स्ट्रक्चर है। सारी प्रॉपर्टी रेजोनेंस हाइब्रिड से एक्सप्लेन होती है या मोर स्टेबल से एक्सप्लेन होती है। और अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
क्लियर? ये थी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब बात आती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करें। बात आती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनती है उनकी स्टेबिलिटी को कैसे चेक करें, तो वो स्टार्ट करते हैं हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ बात करेंगे हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वेरी सिंपल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से आपको चलना है। अनचार्ज्ड स्पीसीज more stable than charged species। एक ऐसी स्पीसीज जिसपे अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज स्पीसीज से। बट इन सम केस, इधर मैं बोल रहा हूं, बट इन सम केस चार्जेज स्पीसीज becomes more stable due to aromaticity। अब कुछ में चार्जेस स्पीसीज ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। कैसे? जैसे मैं ये कंपाउंड लेता हूं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ये इधर से इधर गया, तो देखो ये रिंग भी एरोमेटिसिटी मैंने पढ़ाया नहीं है, आगे बात करेंगे, बट ये अभी इस कंसेप्ट को पूरा कर देते हैं। ये भी एरोमेटिक बना, ये भी एरोमेटिक बना, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये वाली स्पीसीज है अनचार्ज, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, और ये वाली स्पीसीज है चार्जेज। तो मैंने बोला जनरली अनचार्ज स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होती है, बट इन सम केस चार्जेज स्पीसीज बिकम मोर स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिसिटी। तो यहां सेकंड मोर स्टेबल है देन फर्स्ट। तो पहले तो ये देखेंगे अनचार्जेड स्पीसीज, फिर चार्ज स्पीसीज आती है, चार्ज स्पीसीज आती है। तो इसके लिए क्या कंसेप्ट है? मोर कोवेलेंट बॉन्ड, मोर स्टेबल। जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ एलिमेंट, मोस्ट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड एलिमेंट कंप्लीट ऑक्टेट। मोस्ट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। देखो कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो अनकंप्लीट ऑक्टेट है इसका, ये हम बात कर चुके हैं पीछे। अगर ये भी सेम आ जाए तो फिर आपको देखना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर नेगेटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और अगर ये भी सेम आ जाए तो आपको देखना है चार्ज सेपरेशन। क्या चेक करना है? चार्ज सेपरेशन चेक करना है। और चार्ज सेपरेशन का मतलब लाइक चार्जेज हैव मैक्सिमम डिस्टेंस, लाइक चार्जेज के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। और अनलाइक चार्जेज हैव मिनिमम डिस्टेंस।
लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, और लोन पेयर और ये नेगेटिव हो गया, तो ये भी लाइक चार्जेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और अनलाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, या एक पे लोन पेयर हो और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये अनलाइक चार्जेस माने जाएंगे। तो ऐसे चार्जेस के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऐसे चार्जेस के बीच में मैक्सिमम होनी चाहिए। इस कंसेप्ट को लगाओगे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट, अनचार्ज मोर स्टेबल देन चार्ज। चार्ज है तो मोर कोवेलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल, मतलब मोस्ट ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट कंप्लीट ऑक्टेट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कार्बोकेटाइन है तो उसका अनकंप्लीट ऑक्टेट होता है। फिर अगर ये भी सेम आ जाए तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो एक नंबर पे ये देखना है, 2 नंबर पे ये देखना है, 1 से 2 पे आना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से 4 पे जाना है। फिर देखना है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। चार्ज सेपरेशन, लाइक चार्जेस हैव मैक्सिमम डिस्टेंस और अनलाइक चार्जेस हैव मिनिमम डिस्टेंस। ये है, इस वे से हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस कंसेप्ट को देखें, क्वेश्चंस लगाएं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, मॉड्यूल के वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा जो मॉड्यूल में है, ठीक है। थैंक यू।